हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम लोग क्लास 10th के साइंस को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 10th में जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें आपको 16 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर पहला चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिनमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि मान लेते हैं आपने एक कच्चा क्या लिया, कच्चा आपने चावल लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने दूसरा पदार्थ पानी लिया। जब इन दोनों को जब आपस में मिलाया तो आपने एक नया पदार्थ का निर्माण किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भात कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या हुआ, भात क्या है, ये पका हुआ चावल है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो एक नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उससे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जैसे ही मान लेते हैं आपने हाइड्रोजन लिया और आपने ऑक्सीजन लिया, जब दोनों को आपने मिलाया तो आपने एक जल का निर्माण किया, ठीक है। तो देखिए, जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है, ये आपका गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ये भी आपका गैस है। लेकिन जो यहाँ पर जल का निर्माण हुआ, ये क्या हुआ, ये आपका लिक्विड हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुणधर्म भी क्या होता है, नया होता है। यानी कि दो गैस को मिलाया तो आपने एक लिक्विड यानी कि जल का यहाँ पर निर्माण कर दिया। तो ये क्या होता है, ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ये भी याद रखिएगा कि जो आपका एक नया पदार्थ जो बनता है यह पुनः इसमें परिवर्तित नहीं हो सकता। जैसे कि जो आपने यहाँ पर भात बनाया, अब कोई कहेगा कि आपने भात बना दिया, अब इसे वापस क्या करिए, चावल बनाइए, वापस इससे पानी बनाइए, तो क्या आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है, जो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन होता है, यह पुनः आपका इसमें परिवर्तित नहीं हो सकता है, ठीक है। जो एक बार बन गया वो वापस अपनी पहली अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे कि जो आपका ये जल है, अब जल बन गया तो इसे आप क्या कहेंगे कि इसे आप हाइड्रोजन गैस बना दीजिए, जल से आप फिर से ऑक्सीजन गैस बना दीजिए, तो आप इसे नहीं बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है। एक बार जो बन गया वो बन गया, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है, पूछा गया है, हो सकता है ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आए। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अंगूर का किण्वन किस तरह का रिएक्शन रहता है, किस तरह की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। भोजन पकाया जाता है, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। और हम सांस लेते हैं, ये क्या है, ये आपका भौतिक यानी कि फिजिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग समझेंगे, जैसे भोजन का पकाया, जब आप एक बार चावल लिए और पानी लिए, इन दोनों को जब आप पकाकर यहाँ पर भात बना दिए, तो ये क्या हुआ, ये केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि ये जो भात है ये पुनः चावल और पुनः पानी में परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ये क्या हुआ, ये केमिकल चेंज हुआ। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये क्या है, ये केमिकल चेंज है। अब देखिए कैसे, सपोज कीजिए कि आपने एक रोटी लिया और मान लेते हैं गलती से इस रोटी में आपको एक पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन रोटी के टुकड़े को आपने मुंह में खा लिया। जैसे ही दांत पर आपका पत्थर ऐसे पड़ता है तो आप क्या करते हैं, पूरा रोटी को उगल लेते हैं हाथ पर। जैसे ही हाथ पर उगलते हैं तो आप देखते हैं कि जो रोटी का टुकड़ा है ये एकदम छोटे छोटे रोटी में परिवर्तित हो गया और इसमें लार लग गया है। तो जो ये भोजन जो है जिसमें लार लगा हुआ है, इसे क्या पुनः रोटी बना सकते हैं ऐसे जो आपने खाया, तो नहीं बना सकते। अब इसे नहीं बना सकते, तो एक बार जो इस भोजन का पाचन हो जाता है तो वो क्या होता है, वो आपका केमिकल रिएक्शन होता है। अब देखिए, केमिकल को हम यहाँ पर अपघटन कहते हैं। अपघटन यानी कि इसे आप वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। वियोजन मतलब क्या होता है, यानी कि दो भागों में बट जाना। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूट जाना। इसका क्या होता है, टूट जाना। एक रोटी का टुकड़ा कितने पार्ट में यहाँ पर मुंह में जाते ही टूट गया। तो ये क्या होता है, भोजन, हमारा शरीर भोजन को पचाता है, तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है। साथ ही साथ ये अपघटन अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया है, और इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम सांस लेते हैं, ये किस तरह की अभिक्रिया है, तो ये आपकी भौतिक अभिक्रिया है। देखिए, जैसे कि आप श्वसन चैप्टर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको पूछा जाता है ब्रीदिंग किसे कहते हैं। तो आपने बताएंगे कि सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रिस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, तो आप बताते हैं कि श्वसन जो है यह हमारे शरीर में सेल में होता है, कोशिका में होता है। और कोशिका में कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपका ग्लूकोज और जो आप सांस लेते हैं ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं, H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, आपके शरीर को एनर्जी देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, उष्मा उत्पन्न भी होता है। तो ये क्या होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे कि श्वसन क्या है, जब आपसे पूछे कि श्वसन किस तरह की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, वो केमिकल चेंज होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि हम सांस लेते हैं तो वो किस तरह की अभिक्रिया है, तो हम सांस लेते हैं भाई, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, इसमें कुछ नया पदार्थ तो बन नहीं रहा है, तो ये क्या होता है, ये भौतिक अभिक्रिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप श्वसन कहें, श्वसन किस तरह की अभिक्रिया है, तो श्वसन आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से नए पदार्थ बन रहे हैं, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, साथ ही साथ आपका जल हो गया, आपके शरीर को एनर्जी मिलता है, तो ये क्या होता है, ये आपका श्वसन एक रासायनिक अभिक्रिया है, और हम सांस लेते हैं ये आपका भौतिक अभिक्रिया है। लेकिन दोनों अभिक्रिया में याद रखिएगा उष्मा निकलता है, इसलिए इसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप ऐसे भी देखते हैं जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप गर्म हवा छोड़ते हैं, यानी कि उसमें उष्मा रहता है, तो ये क्या होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और श्वसन में भी क्या होता है, उष्मा निकलता है, ये भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको फोटो के द्वारा समझाया गया है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना। देखिए यहाँ पर आपका मैग्नीशियम रिबन है, जब इसे आप वायु में जलाते हैं तो ये क्या करेगा, ये श्वेत लौ के साथ जलेगा, इसका जो लौ होगा वह श्वेत होगा। जैसे ही जलाएंगे तो इसकी जो राख गिरती है, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, इसमें जो गिरता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वाच ग्लास में गिर रहा है, ये क्या होता है, ये भी आपका श्वेत होता है। देखिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, देखिए देखिए यहाँ पर है कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जब आप मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसकी जो लौ होती है वह कैसी होती है, तो वह श्वेत कलर की होती है, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में स्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। देखिए जैसे ही आप मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जैसे ही ये जलेगा वायु की उपस्थिति में तो ये क्या होता है, श्वेत लौ के साथ जलेगा, और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो ये क्या होता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। याद रखिएगा मैग्नीशियम आपका सॉलिड अवस्था में होता है, ऑक्सीजन आपका गैसीय अवस्था में होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है ये भी आपका सॉलिड अवस्था में होता है, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पर क्या कर रहा है, कैसे, देखिए आपको कैसे मालूम चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं, तो उसके कुछ आपको यहाँ पर संकेत दिए गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कह रहा है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन, या तापमान में परिवर्तन। अगर आपको ये चीजें दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि उनके बीच क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है। देखिए अवस्था में परिवर्तन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिया, यहाँ पर आपने ऑक्सीजन गैस लिया, और जैसे ही दोनों को रिएक्शन हुआ, दोनों को मिलाया, तो यहाँ पर क्या होता है, जल का निर्माण होता है, ठीक है। मालूम है कि आपको हाइड्रोजन क्या है, ये गैसीय अवस्था में होता है, ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन जल क्या होता है, ये लिक्विड अवस्था में होता है। तो यहाँ क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हो गया। दूसरा हम बात करते हैं रंग में परिवर्तन। जैसे कि मान लेते हैं आपने एक सेव लिया, सेव को आपने चाकू से काट दिया, 5-10 मिनट बाद देखेंगे कि सेव पर आपको भूरे कलर का आपको परत जम गया, ठीक है, इसका रंग में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा कि सेव के कटने के बाद जो उस पर भूरे कलर की जो परत जम जाती है वो किस तरह की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा वो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा रंग में परिवर्तन क्या होता है, रंग में जैसे ही परिवर्तन आता है तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अवस्था में परिवर्तन आ गया तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। गैस का निकास या उत्सर्जन में भी परिवर्तन हुआ तो वो भी रासायनिक, और तापमान में भी परिवर्तन हुआ तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक है। ये भी याद रखिएगा जो रासायनिक अभिक्रिया होगा वो आपका उष्माशोषी और उष्माक्षेपी दोनों हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है
यहाँ पर आपका कह रहा है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस तरह की क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए जस्ता किसे कहते हैं, जिंक को कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जिंक ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं, तो H2SO4 को कहते हैं। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए ये मिलेंगे ZnSO4, ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो यही याद रखिएगा, यही हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलता है। जब आप जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखिए जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। यानी कि जैसे ही आप मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो यह MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन, ये क्या होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब यहाँ पर करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि अभिकारक और उत्पाद है। जैसे ही देखिए जो चीजें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो यह तीर के चिन्ह के जो पहले होता है, ठीक है, इस तीर के चिन्ह के जो पहले होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी अभिकारक क्या है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये भाग लिया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग के फलस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो उत्पाद प्राप्त होता है, जो ये प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम उत्पाद कहते हैं। तो इसे आप अच्छा से समझिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और इसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कह रहा है कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया के से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जिसे हम उत्पाद कहते हैं। तो याद रखिएगा जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि शब्द समीकरण से अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर के निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे कि ये हुआ मैग्नीशियम, ये हुआ ऑक्सीजन, और यहाँ पर आप एक तीर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इनके बीच एक तीर का निशान लगाया जाता है, जो आपने यहाँ पर लगा दिया। अभिकारकों के बीच योग के चिन्ह उन्हें लगाकर LHS लिखते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे, ठीक है। और इस प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर बाईं तरफ RHS लिखेंगे, और इधर क्या लिखेंगे, RHS, ठीक है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होगा, जो ये उत्पाद है, जो नया पदार्थ बना है, इसकी तरफ इस तीर का क्या हो जाएगा, ये आपका सिर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, यानी कि इनके बीच क्या है, अभिक्रिया हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है, रासायनिक समीकरण लिखना है। यहाँ पर बताया गया है बच्चों को कि हम रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर MgO2 है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को दर्शाएंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये रासायनिक समीकरण हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए कह रहा है कि तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या की गिनती करें और उसकी तुलना करें। इसको आप समझेंगे कि जैसे ही आपको रासायनिक समीकरण लिखना है तो उसमें आपको क्या क्या चीजें देखना पड़ता है। तो देखिए मान लेते हैं आपने यहाँ पर लिखा मैग्नीशियम, और यहाँ पर आपने लिया ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो यहाँ कह रहा है कि क्या ये संतुलित है, क्या ये देखिए संतुलित है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। अगर समान है तो वो क्या हुआ, संतुलित समीकरण हुआ। लेकिन अगर समान नहीं है तो वो क्या होता है, असंतुलित समीकरण होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन 1 ही है। तो ये क्या हुआ, असंतुलित हुआ है। तो इसे हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम के आगे भी हम लोग यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो अभिकारक है,
जो ये अभिकारक है इसमें जो परमाणुओं की संख्या है उतनी ही परमाणुओं की संख्या आपके उत्पाद में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 मैग्नीशियम है तो यहाँ भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी आपका 2 ऑक्सीजन हो गया। ये क्या होता है, इनटू हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या हुआ, अब ये इक्वेशन क्या हुआ, बराबर हो गया। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण संतुलित, सॉरी यहाँ पर है, ये समीकरण क्या है, संतुलित है। यानी कि इधर भी आपके परमाणुओं की संख्या समान है और इधर भी आपके परमाणुओं की संख्या समान है, तीर के चिन्ह के इस तरफ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका संतुलित समीकरण हुआ। लेकिन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका असंतुलित समीकरण है, और ये क्या हो, जो मैंने अभी संतुलित कर दिया, तो ये संतुलित समीकरण है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का महत्व क्या है। देखिए, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम भी याद होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये चीजें एग्जाम में आती है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या है, संरक्षण का। तो याद रखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि जो Mg हुआ, Mg प्लस O2, ये क्या बना, MgO, ठीक है। और इसको हम बैलेंस करेंगे तो 2 mg इधर हो जाएगा और 2 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 2 mg है, 2 mg है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होनी है। यानी कि 2 को मैग्नीशियम है तो 2 मैग्नीशियम यहाँ भी है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है। तो ये क्या होता है, समझ गए, ये क्या, रासायनिक अभिसम जो आपका समीकरण है ये संतुलित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए, अब ये आपको दिखाया गया है हर चरण में कि किस तरह से आपको यहाँ पर बच्चों को सिखाया गया है कि किस तरह आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। देखिए उसके कुछ आपको स्टेप, एक एक करके स्टेप बताए गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको यहाँ से, तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की समान संख्या है, इसीलिए क्या है, ये संतुलित समीकरण है। यहाँ पर आपको एक और चीजें देखने को मिलेगी, Fe2O Fe3O4H2, ठीक है। तो इसे क्या करना है, आपको संतुलित करना है, और इसी को प्रत्येक चरण में यहाँ पर दर्शाया गया है कि इसे हम किस तरह से संतुलित करेंगे, और अंतिम में आपको यहाँ पर संतुलित हुआ है, छठा स्टेप में आपको यहाँ पर संतुलित करके दिखाया गया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर समझेंगे, पूरे चरण को एक बार में यहाँ पर समझ लेते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पर इसको संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, FeH2O और यहाँ पर है Fe3O4H2, तो इसको हमें संतुलित करना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये उत्पाद हुआ, और ये क्या हुआ, ये हुआ अभिकारक, ठीक है। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आयरन कितना है, ये आयरन यहाँ पर 3 है, Fe क्या है, Fe3 है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 4 है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। और इधर देखें तो इधर आपका ये रहा उत्पाद का, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमने उत्पाद का लिखा। अब देखिए अभिकारक का यहाँ पर लिखे, अभिकारक का यहाँ पर लिखिए। तो अभिकारक में देखिए Fe कितना है, Fe आपका एक ही है, ठीक है। H2 कितना, H कितना, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन आपका 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पर मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे, देखिए आयरन कितना है, 3 है, तो अगर हम क्या करें, तो यहाँ पर हम अगर 3 लगा देते हैं यहाँ पर आगे में, तो देखिए आयरन हो गया 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन 4 करना है, ऑक्सीजन 4 करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लगा देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 है, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। और इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन आपका 2 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 4 लगा देंगे। तो यह क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ भी हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गया, और यहाँ देखिए आयरन आपका 3 है तो यहाँ भी आयरन 3 हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये आपका संतुलित हो गया। इसको आप फिर से देख लीजिए। देखिए इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिखा Fe प्लस 4H2O, फिर आपने यहाँ पर लिखा Fe2 3
O4, या फिर इसको मैं आपको बड़ा करके ही दिखा देती हूँ, रुकिए। जैसे कि इसको आपने बड़ा किया, देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, आयरन कितना है, अकेले है, यहाँ पर आयरन 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लगा देंगे, तो आयरन कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन आपका 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हम यहाँ पर 4 लगाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना हुआ, ऑक्सीजन आपका 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। हाइड्रोजन इधर 8 हो गया और इधर हाइड्रोजन आपका 2 ही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 ऐसे लगा देंगे। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर क्या दिया, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ भी हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 हो गया, 4 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। यहाँ देखिए आयरन 3 हो गया, और यहाँ भी आयरन 3 है। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, अब ये अभिक्रिया संतुलित हो गई, ठीक है। अब ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई, और इसी अभिक्रिया को यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप करके दर्शाया गया है। चरण 1 में दर्शाया गया है, फिर देखिए वो चरण 2 में वही चीजें दर्शाया गया है। यहाँ देखिए चरण 3 या चरण 4 में भी वही चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर चरण 6 में क्या किया गया है, यहाँ पर चरण 6 में यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। यही चीजें यहाँ पर संतुलित करके दर्शाया गया है, तो वो स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आगे यहाँ पर ये चीजें याद रखिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसको याद रखिएगा कि जब आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो इसकी एक विधि होती है, इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखने के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादकों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाया गया, ठीक है। अभिकारक तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः गैस, यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर एक्वस एवं सॉलिड में दर्शाया गया है, ठीक है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो उसे हम लोग एक्वस विलयन से दर्शाते हैं। देखिए कैसे कर रहा है, यहाँ पर चीजें क्या बताने के लिए कर रहा है कि ये भाई भौतिक अवस्था को लिखना है, जो आप रासायनिक समीकरण में जिसका आप यूज कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, उसके भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए कह रहा है। जैसे कि मान लेते हैं आपने यहाँ पर क्या लिया, मैग्नीशियम लिया, यहाँ पर आपने ऑक्सीजन लिया, और दोनों को मिलाकर यहाँ पर आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो इसके भौतिक अवस्था को दर्शाइए। तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम आपका सॉलिड होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, तो भौतिक अवस्था में ऑक्सीजन आपका गैस होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये सॉलिड है। तो यही क्या कह रहा है कि भाई भौतिक अवस्थाओं के यहाँ पर संकेत लिखिए कि जो आप चीजें यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो किस अवस्था में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर आपने आयरन लिया है, ठीक है, यहाँ पर आपने जल लिया है, और इससे जो चीजें बन रही है वो किस अवस्था में है। तो देखिए आयरन जो है ये क्या है, ये आपका सॉलिड अवस्था में है। इसके बाद जो है आपका जो जल लिए हैं ये किस अवस्था में है। तो आपको मालूम है कि जल क्या होता है, जल हमेशा लिक्विड में होता है, लेकिन यहाँ पर भाई गैस का संकेत दर्शाया गया है, यानी कि ये जो चीजें है यहाँ पर भाप लिया गया है, ठीक है। गैसीय अवस्था में यानी कि भाप है, और यहाँ जो आपका बन रहा है ये सॉलिड है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो निकल रही है ये पर गैस है। तो यहाँ पर आपको दर्शाया गया है कि H2O के साथ यहाँ पर गैस का, यानी कि गैस का चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में हुआ है। अगर यहाँ पर जल होता तो यहाँ पर लिक्विड लिखा रहता, लेकिन यहाँ पर देखिए भाप का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, गैस का यहाँ पर उपयोग किया गया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है कि हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक यह आवश्यक ना हो। आगे देखिए कह रहा है कि कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, द्रव, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है 340 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर आपने तीर के चिन्ह के ऊपर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है, क्लोरोफिल की उपस्थिति है, तो ये चीजें भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये सब चीज़ों के बारे में, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, अपचयन, ये सभी आपको आगे मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक पास लिख दिया है ताकि आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार याद हो जाए, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं, तो संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया है, और जब दोनों होंगे एक साथ तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक एक करके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो यहाँ कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी अबंध के टूटने या जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, जब टूटेगा तो नए पदार्थ का निर्माण होगा, जब जुड़ेगा भी तो नए पदार्थ का निर्माण होगा। यहाँ पर देखिए पहला अभिक्रिया, जैसे कि मैंने आपको लिखा था संयोजन अभिक्रिया, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे पहला अभिक्रिया जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि दो अभिकारक जब मिलते हैं, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। मैंने आपको अभिकारक और उत्पाद बता दिया कि क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लेते हैं और यहाँ पर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ये दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या होता है, ये अभिकारक होता है। और यहाँ पर एक उत्पाद बनाते हैं, MgO क्या है, ये उत्पाद हुआ। तो ये यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी आपको सेट कर सकता है यहाँ पर कि दो अभिक्रिया मिलकर, दो अभिकारक मिलकर, सॉरी दो अभिकारक जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर एक ही उत्पाद बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह किस तरह की अभिक्रिया हुआ, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया हुआ। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ता है भाई। तो ये दोनों क्या है, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो ये किस तरह की अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस चीज को आप ध्यान रखिए कि जो संयोजन अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा का निर्माण भी होता है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या करता है, यह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। देखिए जब आप क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखिएगा ये चीजें भी आप याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो CaO होता है, इसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं और इसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। याद रखने का ट्रिक क्या है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो भाई वो उसमें आग पकड़ ले रहेगा, ये बुझेगा नहीं। तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। अब याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिए कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड OH2 का होल्ड ट्वाइस, ये क्या है, ये बुझा हुआ। तो आपको मालूम है कि जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, H2O, और जिस पर जल डाल देंगे तो वो बुझ जाएगा। तो यहाँ पर भाई H लगा हुआ, तो याद रखिएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। जहाँ पर O लगा हुआ वो बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड देगा तो बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो याद रखिएगा भाई जो आपका जल है उसमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, ये आपका बुझा हुआ चूना हो जाएगा। ठीक है, जिस ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है कि बुझा हुआ चूना कौन है और बिना बुझा हुआ चूना कौन है, और आपको सूत्र दे देगा। तो याद रखिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, यहाँ पर H2O है, जल के साथ जब अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ऊष्मा यहाँ पर उत्पन्न होगा। ऊष्मा क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ये किस तरह की अभिक्रिया है, तो ये आपके संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक मिल रहे हैं, एक आपका कैल्शियम मिल रहा है, एक आपका हाइड्रोजन। जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। और साथ ही साथ इसमें ऊष्मा भी निकलता है। ये चीजें भी नोट कर लीजिएगा कि जो संयोजन अभिक्रिया है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। तो ये निकलता है तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसमें दो आपका अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड जल, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए, इसीलिए मैंने आपको नोट करा दिया है कि जब भी आप देखेंगे संयोजन अभिक्रिया तो उसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे और इसमें ऊष्मा भी बहुत ज्यादा निकलता है। तो संयोजन अभिक्रिया आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ठीक है, चलिए
देखिए ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट, ये चीजें आप लोग याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने का विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। जो बुझा हुआ चूना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जो बुझा हुआ चूना है, बुझे हुए चूना जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, के विलयन का उपयोग आप दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं। जो आप दीवारों पर जिस चूना की पुताई करते हैं वो चूना कौन है, तो वो बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिससे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए हाइड्रोजन आ गया और जल में भी हाइड्रोजन होता है। तो मैंने कैसे याद करवा दिया कि जब हाइड्रोजन देखिएगा तो याद रखिएगा जल में भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यानी कि जो ये है ये बुझ गया है। ठीक है, तो यह देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं आप अपने घर के दीवार का पोचारा करा रहे हैं और एक बार बस चूना पोतवाए तो आपको उसमें लाइट दिखेगा दीवार पर, नहीं। आप कहते हैं दोबारा से चूना पोतवा दो इस पर। क्यों दोबारा से, देखिए दोबारा से चूना पोतवाएंगे तो ये क्या करेगा कि ये जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ क्या करेगा, धीमी गति से अभिक्रिया करेगा और दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। यानी कि आज घर पर चूना रंगवाए तो उतना लाइट नहीं आता, लेकिन 2-3 दिन बाद देखेंगे चूना से लाइट, पुताई होने पर लाइट आने लगता है दीवार पर। तो यह क्या होता है, सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बुझा हुआ चूना है जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये वायु के साथ वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। जब कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो 2-3 दिन बाद क्या करेगा, ये क्या होगा, चमकना शुरू हो जाएगा। तो 2-3 दिन बाद आपके घर की दीवार भी चमकने लगती है। ठीक है, याद रखिएगा संगमरमर का निर्माण भी कैल्शियम कार्बोनेट से हुआ है। याद रखिएगा इस लाइन को कि जो संगमरमर है उसका निर्माण भी किससे हुआ है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से हुआ है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे बना, तो मैंने आपको भी बताया कि जो बुझा हुआ चूना है जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, यह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और यहाँ पर जल का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखिए कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का सूत्र क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि कोयले का दहन किस तरह की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा जो कोयले का दहन है वो आपका संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। और कोयले का दहन भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या कर रहा है कि जल का निर्माण भी क्या है, जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 2 उत्पाद मिलकर 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और जल का निर्माण भी संयोजन अभिक्रिया है। मैंने आपको बताया कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करें तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें याद रखिएगा एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। और देखिए संयोजन अभिक्रिया में ही क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। अभिक्रिया क्या होता है, जो अभिक्रिया का मिश्रण होता है ऊष्मा अधिक मात्रा में उत्पन्न होने से क्या होता है, यह मिश्रण गर्म हो जाता है। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, मिश्रण आपका गर्म हो जाता है, अधिक मात्रा में इसमें ऊष्मा निकलता है। ठीक है, अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो पहला एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन, दूसरा है श्वसन। ठीक है, श्वसन भी क्या है, तो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपको कुछ वहां पर गर्म महसूस होता है, जो आपकी सांस छोड़ने की हवा होती है वो क्या होता है, गर्म रहता है। तो श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, प्राकृतिक गैस ऊष्माक्षेपी है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, देखिए जब आप खाना खाते हैं
तो मान लेते हैं खाना में आप क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, आलू ये सब खाते हैं। तो जो आपका चावल हो गया, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट इन सब का क्या होता है, पाचन होते जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, यह ग्लूकोज में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कैसे मिलेगा, जब ये ग्लूकोज क्या होता है, टूटेगा। अब ग्लूकोज टूटेगा कैसे, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। सपोज कीजिए ग्लूकोज है, अब ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, तो जब आप सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है और यही ऑक्सीजन ग्लूकोज से जाकर जुड़ेगा। जैसे ही ये जुड़ेगा तो किसका निर्माण करेगा, तो यह आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ ही साथ आपका जल बनाता है, H2O बनाता है और आपका एनर्जी का निर्माण करता है। जैसे ही आपके शरीर को एनर्जी मिलेगा तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, गर्म रहता है। यानी कि यहाँ से क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। तो श्वसन भी क्या है, एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और आपने शुरू में पढ़ा कि श्वसन क्या है, तो श्वसन एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें कितने आपके यहाँ पर सब मिलजुल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं और भी आपका यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल। तो तीसरा एग्जाम्पल है आपका कि साग सब्जी वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। जब ये कंपोस्ट बनते हैं तो उसमें भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 3 प्रकार का देख लिए, कौन कौन। एक आपका ये हो गया, जब साग सब्जी आपका कंपोस्ट होता है तो उसमें ऊष्माक्षेपी ऊष्मा निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। साथ ही साथ आपका जो श्वसन है ये भी ऊष्माक्षेपी हो गया। और तीसरा क्या है, यह प्राकृतिक गैस का दहन भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। ठीक है, नीचे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है। एकल उत्पाद किस में होता है, तो संयोजन अभिक्रिया में होता है। दो अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया आपका कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं। अब याद रखिएगा कि वियोजन अपघटन मतलब क्या होता है, अपघटन मतलब किसी चीज का टूटना होता है, वियोजन मतलब क्या होता है, अलग होना होता है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया कही है या अपघटन अभिक्रिया कही है या फिर डिकम्पोजिशन अभिक्रिया कही है। ठीक है, रिएक्शन। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या होता है कि एक अभिकारक रहेगा। ठीक है, इसमें याद रखिएगा एक क्या होता है, एक अभिकारक रहेगा। ये अभिकारक, एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है, एक अभिकारक मिल टूटकर क्या, दो उत्पाद। तो याद रखिएगा जो वियोजन अभिक्रिया है यह संयोजन अभिक्रिया के उल्टा है। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, संयोजन अभिक्रिया में होता था कि दो अभिकारक क्या होता है, मिलकर एक उत्पाद बनाते थे। ठीक है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक जो होता है टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है फेरस सल्फेट। ठीक है, यह फेरस सल्फेट क्या है, तो अभिकारक है। क्योंकि अभिकारक क्या होता है, ये तीर के इधर वाले चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, अभिकारक कहलाता है। तो फेरस सल्फेट अभिकारक है। ये क्या होता है, ये टूट रहा है। टूटने के बाद देखिए यहाँ पर कितने उत्पाद का यहाँ पर निर्माण किया, लेकिन अभिकारक कितना है, एक ही है। तो ये क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया हुआ। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक जो होता है टूटता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकार का टूटकर छोटे छोटे क्या होता है, उत्पाद प्रदान करता है। ठीक है, और यह क्या है, यह वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है। तो देखिए ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो जल के कितने क्रिस्टल के अणु आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा 7। ठीक है, 7 क्रिस्टल के, जल के 7 क्रिस्टल आपको प्राप्त होते हैं जब आप फेरस सल्फेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इस चीज को याद रखिएगा कि जो आपका ये फेरस सल्फेट है, जो आपका FeSO4 इंटू 7H2O है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा FeSO4 इंटू 7H2O को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। GREEN, ग्रीन वेट्रियोल, VITRIOL, ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, फेरस सल्फेट। हेप्टा मतलब क्या होता है, हेप्टा मतलब 7 होता है, और H2O यानी कि हाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। FeSO4 इंटू 7H2O को आप ग्रीन विट्रियोल कहिए या फिर फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट कहिए। ठीक है, Fe मतलब क्या होता है, फेरस, SO4 मतलब सल्फेट, 7 मतलब हेप्टा, और H2 यानी कि हाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, याद रखिएगा फेरस सल्फेट को जब आप गर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको जल के 7 क्रिस्टल यानी कि 7 अणु दिखते हैं। ये चीज है।
अब देखिए और क्रिस्टल का क्या होता है, रंग जो होता है बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, Fe2O3 को हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। तो याद रखिएगा जब भी आप फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो जल के साथ अणु यानी कि FeSO4 × 7H2O प्राप्त होगा और यह क्रिस्टल का रंग बदल जाएगा। इसके उपरांत आपको फेरिक ऑक्साइड होगा प्राप्त, SO2 और SO3 जो होता है यह इसमें वियोजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 गैस है। ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये क्या है, तो ये आपको ठोस अवस्था में प्राप्त होगा। आपको SO2 और SO3 जो आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आपको दोनों गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर क्या कर रहा है, यह कह रहा है कि उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए पीछे आपने क्या पढ़ा कि कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं, तो संगमरमर आपका किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। तो जो देखिए यहाँ पर दिया कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं, और संगमरमर आपका इसी का बना है जो आपने पीछे पढ़ा। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप उष्मा देंगे, ठीक है, क्या देंगे, जब आप उष्मा देंगे, इसे आप हीट करेंगे तो ये किस में बदलेगा, तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को आपने क्या पढ़ा, जहां पर O लगा हुआ है तो ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पर होता है बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ पर आपका बुझा हुआ चूना ना होकर बिना बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट किया हुआ है। देखिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है लेकिन यहाँ दिया है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो जहां भी आपको यहाँ पर O दिख जाए तो याद रखिएगा इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसे ये और जहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा भाई वो तो चीज बुझेगा नहीं, तो इसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। एक बार फिर से इसे देख लीजिए कि उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित होकर वियोजन अभिक्रिया बताता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही अभिकारक है और ये क्या होता है, टूट कर दो उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया हुआ। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। याद रखिएगा जो ये कैल्शियम ऑक्साइड है इसको बिना बुझा हुआ चूना या फिर इसे चूना भी कहते हैं। इनके अनेक उपयोग में एक उपयोग क्या होता है, सीमेंट के निर्माण में होता है। तो पूछेगा आपसे कि बिना बुझा हुआ चूना का आप यूज कहाँ करेंगे, तो इसका यूज आप सीमेंट निर्माण में कर सकते हैं। ठीक है, उष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को हम लोग उष्मीय वियोजन कहते हैं। जब आप इसे कैल्शियम कार्बोनेट को, एक मिनट, जब आप इसे कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा के द्वारा तोड़ेंगे, उष्मा के द्वारा इसे तोड़ेंगे तो ये क्या होता है, उष्मीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वियोजन अभिक्रिया है वो आपके 3 तरह का होता है। ठीक है, एक आप क्या करेंगे, उष्मा के द्वारा तोड़ेंगे, एक आप विद्युत के द्वारा तोड़ेंगे, एक आप प्रकाश के द्वारा तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखिएगा। जो वियोजन अभिक्रिया होता है, जो आपने यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया पढ़ा, जो ये वियोजन अभिक्रिया होता है ये 3 तरह का होता है। 3 तरह में एक आपने क्या दिया, एक आप हीट देकर तोड़ेंगे, एक आप विद्युत देकर तोड़ेंगे, एक आप क्या करेंगे, प्रकाश यानी कि लाइट देकर तोड़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर हीट देकर इसे देख लिया कि आपने हीट देकर क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट देकर तोड़ा तो यह क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। यहाँ पर आगे याद रखिएगा, यहाँ पर आगे बिना लगा रहेगा, तो बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं इसे। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज सीमेंट के निर्माण में होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि जब आप लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो जो आप लेड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इसका कलर कैसा होता है, देखिए भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है वो किस कलर का होता है, तो याद रखिएगा वो भूरे रंग का धुआं होता है। ठीक है, जब आप लेड नाइट्रेट को हीट देते हैं यानी कि ताप देते हैं, तो ये क्या होता है, लेड ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटता है। तो एक अभिकारक हुआ, एक अभिकारक से देखिए कितने उत्पाद हुए, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, यह आपके वियोजन अभिक्रिया हुआ। वियोजन अभिक्रिया में जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है, जब लेड नाइट्रेट को आप हीट देते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, तो इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर आपको भूरे रंग का होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए, ये भी आप देख सकते हैं, अभी आपने वियोजन अभिक्रिया में हीट को देखकर पढ़ लिया। अब देखिए हम यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को देखेंगे कि जब आप सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं वियोजन अभिक्रिया तो क्या होता है। देखिए, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। धूसर रंग क्या होता है, तो धूसर रंग को हम लोग यहाँ पर ब्राउन कलर कहते हैं। सॉरी, ब्राउन नहीं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रे कहते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये आपको थोड़ा सा कैसे कलर का दे रहा है, ग्रे कलर का। तो धूसर रंग हम किसे कहते हैं, ग्रे कलर को कहते हैं, और ये सूर्य के प्रकाश में है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। पर सिल्वर क्लोराइड का ओरिजिनल रंग कैसा होता है, तो श्वेत रंग का होता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ये कैसा होता है, श्वेत कलर का होता है। लेकिन जैसे ही इस पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यह धूसर रंग का हो जाएगा, यानी कि यह ग्रे कलर का हो जाता है। तो देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। एक बार फिर से समझिए इसको। देखिए, कह रहा है सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में क्या होता है, वियोजन के कारण होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड क्या है, यह अभिकारक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह क्या होता है, यह आपका सिल्वर और क्लोराइड में वियोजित होने के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर आपका ग्रे यानी कि धूसर रंग का हो जाता है। और सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है ये श्वेत होता है। जब सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, और ये जब टूटेगा तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये आपका धूसर रंग का हो जाएगा। ठीक है, ये इधर से होगा तो ये आपका धूसर रंग का हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है। ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ये दोनों क्या होता है, सूर्य की उपस्थिति में इसी प्रकार की अभिक्रिया करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है, जो अभी आपने वियोजन अभिक्रिया पढ़ा, जो आपने अभी अपघटन अभिक्रिया पढ़ा, इस अभिक्रिया का उपयोग आप कहाँ करते हैं, तो इस अभिक्रिया का उपयोग आप श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं। ये लाइन आप लोग याद रखिएगा कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। देखिए आगे यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वियोजन अभिक्रिया इनमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक आपका उष्मा यानी कि हीट होता है, दूसरा आपका लाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश हो गया, और विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक जो आपका करंट होता है इसका भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, और देखिए जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर याद करने के लिए लिख दिया है कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि उसमें आपका उष्मा निकलता है, तो इसलिए क्या होता है, ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हुआ। लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया होता है तो ये क्या होता है, ये उष्मा को सोख लेता है, तो ये क्या होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। तो याद रखिएगा, वियोजन और संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे के उल्टे होते हैं। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और संयोजन अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और वियोजन अभिक्रिया को हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन अभिकारकों में उष्मा अवशोषित होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए आगे यहाँ पर देखिएगा, कैसे इसको याद रखिएगा। तो देखिए उष्मा जो आपका ये वियोजन अभिक्रिया है, इसमें कहीं आपको उष्मा निकलने की बात नहीं किया गया, यानी कि क्या किया है, उष्मा को अपने अंदर सोख लिया है। तो याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, उष्मा शोषी होता है, और संयोजन अभिक्रिया उष्मा क्षेपी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सा आ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट है आपका विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट को आप विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप याद रखिएगा कि विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया में होता है कि जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को उनको उनके विलयन से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए कि जो ज्यादा क्या होता है, जो ज्यादा क्रियाशील जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं वे कम क्रियाशील, इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, वे कम क्रियाशील तत्वों को उनके विलयन से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, उनके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हटा देते हैं, विस्थापित कर
देते हैं। याद रखिएगा विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं वे अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उन्हीं के विलयन से क्या करेगा, हटा के बाहर फेंक देगा। ठीक है, अब ये चीजें आप कब पढ़ेंगे, तो ये चीजें आप सक्रियता श्रेणी में पढ़ेंगे, जो आपके साथ क्लास 10th के तीसरा चैप्टर में है, धातु अधातु के चैप्टर में है, तो वहां पर आप इसे आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर है कॉपर, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कॉपर सल्फेट हुआ, कॉपर सल्फेट हुआ और प्लस यहाँ पर जिंक हुआ। तो जानते हैं ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट जिंक, ये जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कॉपर को निकाल के बाहर फेंक देगा और खुद यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 बनाएगा और कॉपर को क्या करेगा कि तुम बाहर जाओ। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल कर फेंक देगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, ज्यादा क्रियाशील धातु जो जिंक है वो अपने से कम क्रियाशील धातु जो कॉपर है इसके विलयन से क्या करेगा, कॉपर को ही निकाल कर बाहर कर देता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो और इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए देखिए यहाँ पर आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट, जो ये आयरन है, देखिए आयरन है, यहाँ पर आपको कॉपर सल्फेट दिख गया। तो ये क्या होता है, आयरन ज्यादा क्रियाशील धातु है, किससे, कॉपर से। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है, कॉपर को हटाकर खुद इसकी जगह पर आ जाएगा और आयरन सल्फेट बनाएगा और कॉपर को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, क्योंकि आयरन जो होता है यह ज्यादा क्रियाशील धातु है और कॉपर क्या है, कम क्रियाशील धातु है। तो ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसी के विलयन से हटाकर बाहर कर देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और चीज बताया गया है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका कॉपर सल्फेट है ये इसका विलयन लीजिए। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसमें आपने एक लोहे का कील डाला, जैसे ही आपने इसमें लोहे का एक कील डाला तो यहाँ पर जानते हैं क्या होगा, इसमें लोहे का कील डाला और जब कील, इसको लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन से आप जब बाहर निकालेंगे तो ये लोहे का कील क्या हो जाएगा, इस पर भूरे रंग की परत जम जाएगी। ठीक है, इस पर भूरे रंग की परत जम जाएगी और जो कॉपर सल्फेट है, ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, पहले ये क्या होता है, नीले रंग का था, लेकिन धीरे धीरे ये हल्का होकर क्या हो जाएगा, हरे रंग में बदल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, देखिए ये कॉपर सल्फेट का विलयन हुआ, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन हुआ, इसमें आपने लोहे के कील को डाला, जैसे ही लोहे के कील को आप बाहर निकालेंगे तो ये भूरे रंग का हो जाएगा और जो कॉपर सल्फेट का विलयन था ये ब्लू कलर से हल्का क्या हो जाएगा, हरा कलर का होने लगता है। तो पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही आप लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो लोहा क्या करता है, लोहा यहाँ पर कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से बाहर निकाल देता है और खुद क्या आता है, यहाँ पर आ जाता है आयरन सल्फेट बनकर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि इस अभिक्रिया में लोहे यानी कि जो आपका कील है, जो लोहा है यानी आयरन है, आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, यानी कि हटा दिया। इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं और इसी की वजह से क्या होता है कि जो लोहे का कील है उसके ऊपर भूरा कलर का हो जाएगा और जो इसका कॉपर सल्फेट का विलयन है पहले वो कैसा रहेगा, ब्लू कलर का यानी नीले कलर का रहता है और धीरे धीरे क्या होता है, ये हल्के हरे रंग का होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आयरन आ जाता है, इनके बीच क्या होता है, आयरन आ जाता है, इसीलिए क्या होता है, ये हल्के हरे रंग का होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो यही है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए Zn है, जिंक है और कॉपर सल्फेट है। तो जिंक क्या होता है, कॉपर की जगह पर आ गया तो जिंक सल्फेट बना ले रहा है। यहाँ पर देखिए Pb+U Cl है। ठीक है, तो कॉपर क्या होता है, इसको फिर से कॉपर क्या होता है, इसको हटा देगा इसके विलयन से कॉपर को और ये खुद इसके जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो लेड क्लोराइड हो गया, लेड यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीसा बोलते हैं, तो इसकी जगह पर आ गया लेड और क्या होता है, कॉपर को उसके विलयन से हटा दिया। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिंक तथा लेड, जिंक क्योंकि Zn को हम लोग क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं, लेड किसे कहते हैं, लेड यानी सीसा यानी पीबी को कहते हैं, पीबी को हम लोग क्या कहते हैं, लेड कहते हैं। तो जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। यानी विस्थापन अभिक्रिया में याद रखिएगा, जो ज्यादा क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को उसी के विलयन से हटाकर बाहर फेंक देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभी जो आपका अभी ये चीजें जो आप पढ़ेंगे, कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, ये आपको क्लास 10th के तीसरे चैप्टर धातु अधातु में पढ़ने को मिलेगा, तो वहां पर आप इस विस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसका आ जा रहा है, वो है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको याद रखना है कि देखिए इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में कि इसमें दो बार तत्व विस्थापित होते हैं।
इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में याद रखिएगा कि इसमें 2 बार, इसमें क्या होता है, इसमें 2 बार तत्व क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। ठीक है, इसमें 2 बार तत्व विस्थापित होते हैं। 3 ml सोडियम सल्फेट विलयन लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि 3 ml ही बेरियम क्लोराइड लीजिए। दोनों को क्या करना है, आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जब आप दोनों को मिलाएंगे, सोडियम सल्फेट के विलयन को और आप 3 ml बेरियम क्लोराइड के विलयन को जब मिलाएंगे, तो ये क्या होता है कि श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण करेगा। ठीक है, जो क्या होता है, जल में अविलेय होता है, यानी कि ये जल में घुलेगा नहीं। और जल में अविलेय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि जल में अविलेय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जो जल में नहीं घुले उसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि जो संयोजन अभिक्रिया होता है वो क्या होता है, वो आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। जो वियोजन अभिक्रिया होता है वो आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। लेकिन जो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है वो कैसी अभिक्रिया होता है, तो वो अवक्षेपण अभिक्रिया होता है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसा होता है, तो वो अवक्षेपण होता है। अब देखिए द्विविस्थापन में होता क्या है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि देखिए यहाँ पर आप सोडियम सल्फेट लिए हैं और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड लिए हैं। तो यहाँ पर द्विविस्थापन में 2 बार विस्थापित होता है। तो दो बार कैसे होगा, तो देखिए ये एक बार जो आपका सल्फेट है यह बेरियम के साथ, बेरियम को विस्थापित कर रहा है। ठीक है, और जो सोडियम है ये क्लोराइड के साथ आ जा रहा है, यानी कि दो दो आ रहा है तत्व। तो यहाँ पर देखिए ये एक बना रहा है बेरियम सल्फेट और दूसरा जो होता है यहाँ पर सोडियम क्या आ रहा है, यहाँ पर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो सोडियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 बार विस्थापित हो गया। तो द्विविस्थापन में हमेशा याद रखिएगा कि जब 2 बार विस्थापित हो रहा है, एक बार ये और एक बार इधर से ये, और एक ही बार जो आपका सल्फेट है और आपका बेरियम है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, अलग अलग विस्थापित हो रहा है। 2 बार विस्थापित हो जा रहा है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो ये क्या होता है, ये आपका द्विविस्थापन है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और ये जल में क्या होते हैं, घुलते नहीं, यानी कि अविलेय है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो इसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर कह रहा है कि Ba2+ यहाँ पर SO4 2- की अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का अवक्षेप का निर्माण होता है। तो जो ये बेरियम सल्फेट है, जो ये क्या होता है, ये बेरियम सल्फेट जो अवक्षेप है, जो जल में घुलेगा नहीं, यह किस कलर का होता है, तो ये श्वेत कलर का होता है। अभी आपने यहाँ पर पढ़ा कि देखिए जो श्वेत रंग का पदार्थ होता है, जिसका निर्माण होता है श्वेत रंग का, वो जल में अविलेय होता है। इस अविलेय पदार्थ को हम लोग अवक्षेप कहते हैं। और बेरियम सल्फेट क्या अवक्षेप है, और बेरियम सल्फेट जब अवक्षेप है, जल में नहीं घुलेगा, तो ये क्या होता है, ये श्वेत रंग का पदार्थ होता है, बेरियम सल्फेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है एक अन्य उत्पाद जो होता है सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है, जो क्या होता है, जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, तो ये वाला जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इन्हीं के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होना शुरू होता है। यानी कि सोडियम क्या होता है, सोडियम सोडियम के ऊपर प्लस होता है और क्लोरीन के ऊपर माइनस होता है। दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, NaCl का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सल्फेट के ऊपर क्या होता है, 2- होता है। ये जो सल्फेट है 2- होता है, और बेरियम के ऊपर 2+ होता है। तो ये क्या होता है, दोनों आपस में जुड़कर बेरियम सल्फेट बनाते हैं। यानी कि इनके अभिकारक के आयनों के बीच ही क्या होता है, अभिक्रिया होने लगता है, आदान प्रदान होने लगता है आयनों का। तो उसे हम लोग द्विविस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका आ गया उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। देखिए उपचयन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अपचयन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए उपचयन मतलब क्या होता है, उपचयन यानी कि हमें यहाँ पर ऑक्सीजन का चयन करना है, उपचयन। ठीक है, आगे रहेगा उप, तो ये क्या होता है, देखिए इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगा। जब भी आपको ऑक्सीडेशन दिखे, उपचयन दिखे, तो आपको याद रखना होगा कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगा और हाइड्रोजन की ह्रास यानी कि कमी होगा। ठीक है, अपचयन में याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा। मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट में इसलिए लिख दे रही हूँ कि जैसे ही आप टॉपिक देखें तो आपको याद आ जाए कि इसमें ये चीज होने वाला है। ठीक है, वरना कहानी की तरह अंदर दिया हुआ है। तो याद रखिएगा उपचयन में क्या होगा, उपचयन यानी कि ऑक्सीजन आएगा और हाइड्रोजन कम हो जाएगा। अपचयन क्या हो जाएगा, अपचयन यानी कि ऑक्सीजन नहीं आएगा और इसमें हाइड्रोजन का वृद्धि होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए नीचे हम देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है,
यहाँ पर क्या कह रहा है कि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। ठीक है, जो कॉपर का चूर्ण होता है उसकी सतह पर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। अब ये कॉपर ऑक्साइड बनता कैसे है, तो जब कॉपर और ऑक्सीजन के जब आप आपस में मिलेंगे तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, देखिए अब ये जो गर्म पदार्थ है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हीट दिया गया है, तो ये भाई कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, गर्म होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह पर काले जो परत होती है वो भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है और कॉपर प्राप्त होता है। देखिए कैसे, जो कॉपर की चूर्ण है उस पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही कॉपर ऑक्साइड पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो यह क्या होता है, काली परत भूरे रंग की हो जाती है। ठीक है, देखिए ये जो कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इसको प्रवाहित किया गया है, तो ये क्या हो रहा है, ये भूरे रंग की हो जाएगी और कॉपर अलग हो जाएगा और क्या होता है, H2O हो जाता है, जल के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कैसे समझेंगे कौन उपचयन अभिक्रिया है और कौन अपचयन अभिक्रिया है। तो हमने आपको क्या बताया, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और रिडक्शन यानी कि आपका अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पर देखिए कॉपर अकेले था, कॉपर अकेले था, लेकिन यहाँ देखिएगा तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, यानी कि क्या हुआ है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, और ऑक्सीजन की वृद्धि होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो उपचयन अभिक्रिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए CuO और यहाँ पर Cu, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन गायब है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये अभिक्रिया क्या कहलाता है, ये अभिक्रिया आपका अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, अपचयन। ठीक है, यह अभिक्रिया क्या हुआ, अपचयन अभिक्रिया हुआ, यानी कि रिडक्शन हुआ, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रिडक्शन, और ये उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए H2 है और यहाँ देखिए H2O है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये क्या होता है, इसी में आपका फिर से आपका आ गया उपचयन अभिक्रिया। तो मैंने आपको बताया था कि अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ हो जाए तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक तरह का रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें आप अपचयन भी देख रहे हैं, उपचयन भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसके कहते हैं कि उसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ठीक है, और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अपचयन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं, उपचयन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन। आगे देखिए, देखिए आगे यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसीलिए क्या होता है, यह अपचयित हुआ। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास, देखिए कॉपर ऑक्साइड है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ कॉपर आया, ऑक्सीजन गायब हो गया, तो ये क्या हुआ, यह आपका अपचयन हुआ, जो यहाँ पर दिया है अपचयन हुआ। वही बात कर रहा है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए उपचयित हुआ। हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ गया है, तो इसलिए क्या होता है, यह उपचयित यानी कि उपचयन अभिक्रिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अपचयन भी हुआ है, उपचयन भी हुआ है, यानी कि दोनों अभिक्रियाएं बिल्कुल साथ साथ हुआ है। तो वही कह रहा है, अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है, उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन, अपचयन, अथवा इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए और एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ZnO+C यानी कि ZnCO। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर O है, Zn में O ऑलरेडी लगा हुआ है और यहाँ पर O गायब है, यानी कि भाई यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो, अपचयन अभिक्रिया हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पर ह्रास हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। लेकिन यहाँ देखिए कार्बन है और इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, जैसे ही ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो वो ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया। तो ये दोनों अभिक्रिया एक साथ देखने को मिल रहा है, इसलिए इसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी वो भी आपका इसी तरह है। चलिए देखिए आगे कह रहा है कि कार्बन उपचयित होकर CO तथा ZnO अपचयित होकर Zn बनाता है। जो कार्बन है, जो ये कार्बन है, ये जो कह रहा है, जो कार्बन है उपचयित होकर CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, और जिंक ऑक्साइड जो होता है ZnO, ये क्या होता है, यह अपचयित होकर जिंक बना रहा है। ठीक है, अपचयित का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, और उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है
ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ के उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जैसे ही ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसमें हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। और पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। देखिए, इसको आप समझिएगा, ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पर रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन मतलब होता है उपचयन, ठीक है, उपचयन हुआ। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, अपचयन हुआ, ठीक है, अपचयन। जब भी आपका ऑक्सीडेशन देगा तो इसमें क्या होता है, O2 का क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा, O2 बढ़ेगा। और H2 क्या हो जाएगा, H2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका अपचयन देगा तो O2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की इसमें कमी हो जाएगी। और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं याद रखना, बस याद रखना होगा उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन जैसे ही बढ़ेगा हाइड्रोजन कम हो जाएगा। और जिसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा रिडक्शन में और हाइड्रोजन जो बढ़ जाएगा। ये चीजें आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर करें, ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु में यानी ऑक्सीजन में दहन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। यही पूछता है कि जब मैग्नीशियम का वायु में दहन होता है तो जो किस तरह का ज्वाला निकलता है, तो याद रखिएगा श्वेत कलर का होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो इसको देखिए समझेंगे। यहाँ देखिए मैंने लिखा है मैग्नीशियम और यहाँ लिखा है मैंने ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम, और इसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो आप खुद बताइए कि यहाँ पर भाई सिर्फ मैग्नीशियम है और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आ गया है, यानी कि ऑक्सीजन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। जैसे ही ऑक्सीजन में वृद्धि होता है तो वो क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाता है, यानी कि मैग्नीशियम, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीशियम था, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, यानी कि ऑक्सीजन बढ़ गया है। तो ये क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है, यानी कि ऑक्सीजन की जब वृद्धि हो जाती है तो उसमें क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आप संक्षारण देख सकते हैं। संक्षारण में क्या होता है कि जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु क्या होता है, संक्षारित होने लगती है, उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे देखते हैं कोई लोहा है एकदम बाहर फेंका हुआ है, उस पर पानी पड़ गया, तो कुछ दिन बाद देखेंगे उस पर क्या होता है, मूर्छा लगना शुरू हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई हवा में ऐसी चीज छोड़ दिया गया तो उस पर भी क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। यानी कि कोई धातु है जो आर्द्रता में हो, वायु में हो, पानी में हो या अम्ल में हो, तो उस इनके संपर्क में आएगा तो उस पर क्या हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यहाँ देखा है कि आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, प्राय इस प्रक्रिया को हम लोग जंग लगना कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, अम्ल में आए, आर्द्रता में आए, नमी में आए, वायु में आए, उसके संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है, ठीक है। और संक्षारित होकर क्या करती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत होती है, तांबे के ऊपर हरी परत होती है। देखिए, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो चांदी है उस पर हमेशा काले परत चढ़ती है। जैसे चांदी का पायल देखें, वो धीरे धीरे काला होना शुरू होता है, ठीक है। तांबे का बर्तन देख लीजिए, अगर थोड़ा सा उसमें पानी रह जाए, तांबे का बर्तन में जो तांबे का जग होता है उसमें थोड़ा सा पानी रख दीजिए, तो कुछ समय बाद देखिएगा ना, तो उस जग के अंदर आपको हरे हरे जो कलर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। तो तांबा में हमेशा हरा कलर आता है और चांदी में काला कलर आता है, संक्षारण की वजह से, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे की बनी वस्तुएं बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षरण एक गंभीर समस्या है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर विकृत गंधिता क्या होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वसायुक्त तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो उसका गंध और स्वाद कैसे खराब हो जाता है। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक बिस्किट का पैकेट लिए हैं और बिस्किट को फाड़ देते हैं, ठीक है, पैकेट को फाड़ देते हैं। 2 दिन बाद जाकर उस बिस्कुट को खाइएगा तो देखिएगा, कहेगा महरा गया है। क्यों महरा गया है? क्योंकि इसमें आप कहते हैं कि हवा लग गया है। हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जाकर ऑक्सीजन उसमें लग गया है, ठीक है। तब देखिए विकृत गंधता में क्या होता है, उपचयित होने पर, उपचयित यानी कि क्या होता है, उपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि वायु की मात्रा इसमें बढ़ गई है, ठीक है।
तो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें बढ़ जाती है, ऑक्सीजन में वृद्धि होता है उपचयित में। तो उपचयित होने पर तेल तथा वसा विकृत गंधता हो जाती है, यानी कि खराब हो जाता है। कुछ खुले में अगर तेल रख दीजिएगा कुछ टाइम तक तो वो भी खराब होना शुरू हो जाएगा। फैट भी आपका खुले में घी रख दीजिए ऐसे तो वो भी खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होने लगती है, ऑक्सीजन चला जाता है तथा उनके स्वाद तथा गंध क्या होते हैं बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने के लिए पदार्थों में ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन कम करके दूसरे अन्य गैस मिलाए जाते हैं, ठीक है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस रखते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो, यानी कि चिप्स में ऑक्सीजन ना जाए, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि ना हो। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है कि चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा रहता है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। अगर ऑक्सीजन भरा रहेगा तो ऑक्सीजन के संपर्क में क्या होता है वो चीजें आकर खराब हो जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है कि O2 की वृद्धि, जैसे कि नमकीन के पॉकेट फट जाने पर उसमें ऑक्सीजन चला जाता है जिसकी वजह से क्या होता है नमकीन खराब हो जाएगा, इसीलिए पैकेट में क्या होता है नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, ठीक है। चलिए ये चैप्टर आपका यहाँ पर क्लास 10th का पहला चैप्टर समाप्त होता है। देखिए अब आप हम जानेंगे कि आपने इसमें क्या सीखा, ये भी इम्पोर्टेंट होता है तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण के अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर के रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या हो जाती है समान होती है, ठीक है। कह रहा है संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इसमें दो उत्पाद होते हैं और दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। और संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, यह आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, वियोजन अभिक्रिया के बारे में देखिए क्या कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, यानी कि एक अभिकारक जो होता है वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, और यह संयोजन अभिक्रिया के उल्टा होता है। और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। देखिए कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यह कह रहा है कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपको बताया कि कम क्रियाशील धातु जो होते हैं वो ज्यादा क्रियाशील धातु क्या करते हैं, उनके विलयन से उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो आपका विस्थापन अभिक्रिया होता है। दूसरा कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह क्या होता है आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं, किसका, तो आयनों का, ठीक है। अब देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया अविलेय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाता है यह जल में घुलते नहीं है, और ये द्विविस्थापन अभिक्रिया एक तरह का अवक्षेपण अभिक्रिया है, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा, और आपने पढ़ा कि अभिक्रियाओं में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन कहलाता है, और ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का योग क्या होता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्लास 10th का चैप्टर 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।